तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है फूल की परियों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, कहानी देखते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े घर में एक बहुत खूबसूरत लड़की तन्नू रहती थी। तन्नू के बड़े से घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। एक बार की बात है, तन्नू ने एक नई फ्रॉक पहनी थी। फ्रॉक पहनकर वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा ये फ्रॉक मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही हो ना? हाँ, इस फ्रॉक में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हें इन चीजों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे डर लगता है बेटी कि कहीं अपनी खूबसूरती के घमंड के चक्कर में तुम किसी दिन किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। माँ! अपनी माँ को आवाज लगाते हुए तन्नू वहाँ से चली जाती है। तन्नू अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गई थी। तन्नू की माँ हर वक्त उसकी झूठी तारीफ करती रहती थी, जिससे कि तन्नू में घमंड बढ़ता जा रहा था। माँ, पापा कह रहे हैं कि मैं हर वक्त अपनी तारीफ करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ऐसा नहीं है तन्नू, वो बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तन्नू बचपन से ही बहुत घमंडी हो चुकी थी। वो ये सोचती थी कि उससे खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन तन्नू जब अपने बगीचे में घूम रही थी, वहाँ बहुत ही रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। उन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष ने अपने रंग इधर उधर फैला दिए हैं। तन्नू भी उस खूबसूरती का आनंद ले रही थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत गरीब लड़की उसके बगीचे में झांक रही है। अरे वहाँ पर कौन है? अरे इस गरीब लड़की की इतनी हिम्मत, किसने मेरे बगीचे को देखा? इतनी गंदी दिख रही है ये। तन्नू उसके पास जाकर गुस्से में कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। उस गरीब लड़की का नाम पायल था। पायल को बगीचे के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। वो उन फूलों को बस एक बार पास से देखना चाहती थी। मुझे तुम्हारे बगीचे के फूल बहुत पसंद है, एक बार मुझे इन्हें पास से दिखा दो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम जैसों को अपने बगीचे में घुसने भी नहीं दे सकती। चली जाओ यहाँ से। ये प्यारे प्यारे फूल सिर्फ मेरे लिए उगाए गए हैं, तुम इन्हें नहीं देख सकती। तन्नू की बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई। तभी तन्नू को अचानक से किसी की आवाज सुनाई दी। कितनी बदतमीज बच्ची है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? तन्नू इधर उधर देखने लगी। वो गुलाब के फूल की ओर बढ़ी। तभी वहाँ से छोटी सी प्यारी सी गुलाब के फूल में से एक परी निकली। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उस छोटी सी फूल परी ने जैसे ही तन्नू को देखा, उसे गुस्सा आ गया। तुम कौन हो? तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर गेंदे के फूल में से पीली परी निकलती है और जैस्मीन के फूल से सफेद परी निकलती है। उन सभी को देखकर तन्नू हैरान हो जाती है। तुम सब कितनी खूबसूरत हो। हमें अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश मत करो। ये सुनकर तन्नू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज से पहले उससे इस तरह किसी ने बात नहीं की थी। तभी जैस्मीन फूल परी बोलती है, तुम उससे ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो भी तो छोटी बच्ची है। इसने उस छोटी बच्ची से भी ऐसी ही बात की थी जो हमें देखने आई थी। खैर, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ये घमंडी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर गुलाब फूल परी वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर तन्नू उदास हो गई। तभी जैस्मीन फूल परी ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं हूँ जैस्मीन फूल परी और यह गेंदा फूल परी। मैं हूँ तन्नू, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी जैस्मीन फूल परी अपनी जादू की छड़ी से अपने फूलों में खुशबू डाल देती है और गेंदा फूल परी भी अपने फूलों में रंग और खुशबू भर देती है। ये सब देखकर तन्नू कहती है, तुम ये सब कैसे करती हो? ये हमारा काम है। हम फूलों को सुंदर बनाते हैं और ये शक्ति हमें सूरज की किरणों से मिलती है। काश मैं भी एक परी होती। क्या तुम वाकई में परी बनना चाहती हो? हाँ, पर मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए परी बनना चाहती हूँ। तभी जैस्मीन फूल परी ने अपनी जादुई छड़ी से तन्नू को अपने जैसी छोटी परी बना दिया। उसके बाद तीनों मिलकर कभी खेतों के ऊपर से उड़ रही थी तो कभी लोगों के घरों के ऊपर से उड़ रही थी। वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुँचे, जहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वहाँ जाने के बाद तन्नू उन परियों से कहती है, इतने सुंदर सुंदर बगीचों को छोड़कर हम यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्योंकि हमें इनके घर के फूलों में रंग भरना बहुत पसंद है। परियां उन घर में लगे पौधों के फूलों में रंग भरने लगी और तन्नू उस घर में कौन रहता है ये देखने के लिए अंदर चली गई। तन्नू ने देखा कि वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही है, बेटा, मैं ये सूखी हुई रोटी खा खा कर तंग आ गई हूँ। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मुझे पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सूखी रोटियाँ अब मेरे दांतों से नहीं टूटती। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं आज सुष्मिता मालकिन को ये सुंदर से फ्रॉक बेचने वाली हूँ जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तभी तन्नू सोचती है, सुष्मिता, ये लोग मेरी मम्मी को कैसे जानते हैं? अरे ये फ्रॉक तो वही है जिसके लिए मैंने अपनी मम्मी से जिद किया था। ये देखकर तन्नू को उस परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, पर बेटी, तुम उन्हें अपनी फ्रॉक क्यों बेचती हो? वो तुम्हें कभी ज्यादा पैसे नहीं देती हैं। इस बार तुम उनसे ज्यादा पैसे मांग कर देखना। हाँ माँ, मैं बोल कर देखूंगी। अगर उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए तो मैं आज रात ही आपके लिए चिकन बना दूंगी। इतने देर में परियों का भी काम खत्म हो चुका था। उसके बाद वो बूढ़ी औरत की बेटी फूलों के पास गई और उन्हें देखकर बहुत खुश होने लगी। उसके बाद परियां तन्नू को कहती है, चलो अब दूसरे घर चलते हैं। वो तीनों उड़ते उड़ते दूसरी झोपड़ी में पहुँची, जो कि बहुत पुराना और गंदा दिख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़कर तुम टूटी हुई झोपड़ियों में क्यों जा रही हो? तुम बगीचों में भी तो रंग भर सकती हो ना। काम खत्म करके इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद परियों ने उस घर के आंगन में रखे हुए फूलों में बहुत खूबसूरत रंग भर दिया। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाती हैं। वो देखती हैं कि घर में एक छोटी बच्ची है जिसकी सौतेली माँ उससे बहुत सारे काम करवा रही है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल थी। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने अपने बगीचे से भगा दिया था। इसको प्यार करने के लिए इसके माता पिता नहीं हैं। ये बात सुनकर तन्नू को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि पायल आंगन में आई और फूलों को देखकर बहुत खुश हुई। ओह वाओ, कितने सुंदर फूल है और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। उसके बाद परी तन्नू से कहती है, ऐसे घर में हम इसलिए आते हैं ताकि हम इन्हें 2 पल की खुशियाँ दे सके, क्योंकि हमें खुशियाँ बांटना बहुत पसंद है। काश मैं भी असली परी होती तो मैं भी खुशियाँ बांट सकती। दोनों परियां ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि तन्नू के मन में दूसरों के लिए प्यार जाग रहा था। तुम तो इंसान हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो। अच्छा, हम चलते हैं, तुम्हारा आधा घंटा पूरा हो चुका है। उसके बाद परियां वहाँ से गायब हो गई और तन्नू अपने असली इंसानी रूप में आ जाती है। अरे नहीं, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? तभी पायल तन्नू को देख लेती है और कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने बगीचे से बाहर निकाल दिया था। तुम अपने सुंदर बगीचे को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भूल गई, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊँ? क्या तुम मेरी मदद करोगी? पायल बहुत दयालु थी। वो तन्नू की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तब तन्नू ने कहा, मैं तन्नू हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पायल है। वो दोनों साथ में चलते चलते बातें करने लगती है। क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मैं इसी झोपड़ी में अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे खाना देती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और बातें करते करते वो घर पहुँच जाती है। पायल, तुम भी मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। तन्नू ने घर के अंदर ले जाकर पायल को बहुत अच्छा खाना खिलाया। फिर वो उसे अपने साथ बगीचे में घुमाने ले गई और उसने पायल से कहा कि वो जितने फूल चाहे ले सकती है। उसने पायल को दरवाजे तक छोड़ा और उससे माफी भी मांगी। उसके बाद पायल वहाँ से चली गई। पायल के जाने के बाद तन्नू अपने पापा के पास गई। फिर उसने अपने पापा को पायल के बारे में बताया कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो तन्नू? क्या वो हमारे घर में नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। तन्नू बहुत खुश थी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। उसके पापा भी अपनी बेटी के फैसले पर बहुत खुश हुए कि उसे दूसरों की कितनी फिक्र है। उसके बाद वो उसकी मम्मी के पास गई। उसकी मम्मी उसी कपड़े सिलने वाली लड़की से बात कर रही थी। मम्मी, मुझे ये फ्रॉक बहुत पसंद आई। मैंने आज से पहले इतनी सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखी। मुझे लगता है हमें इन्हें डबल पैसे देने चाहिए। तन्नू की बातें सुनकर उसकी मम्मी बहुत हैरान हुई। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उस लड़की को डबल पैसे दिए। वो लड़की बहुत खुश हुई
और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। तन्नू के पिता ने उससे वादा किया था, लेकिन वो पायल को अपने घर ले आए। पायल भी बहुत खुश थी। तन्नू समझ गई थी कि चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा खूबसूरत इंसान का मन होता है। ये एक ऐसा सबक था जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएगी। फूल की जादुई परियों ने उसको अच्छा सबक सिखाया था। जादुई गोल्डन लहंगा का जादू। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नीतू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। नीतू के पिता मजदूरी कर नीतू को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे नीतू का बहुत मजाक बनाते थे। तेरे पिता कल मेरे घर आए थे, अनाज के बोरे उठाकर हमारे गोडाउन में रखवा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो तुझे इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे पापा पर मुझे बहुत गर्व है, वो मेरे हीरो हैं। नीतू और सिमरन की क्लास में एक लड़का अखिल भी पढ़ता था। अखिल दिखने में बहुत मनमोहक था। अखिल को हमेशा से ही नीतू का व्यवहार अच्छा लगता था, लेकिन ये बात सिमरन को बहुत बुरी लगती थी। वो नीतू की इस बात को सुनकर कहता है, तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी है नीतू, कि तुम अपने पापा को हीरो मानती हो। लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करती, और मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है। थैंक यू अखिल। स्कूल में सभी बच्चे नई नई वीडियो गेम लाते और एक दूसरे को दिखाते, लेकिन नीतू के पास कभी कोई नई चीज नहीं होती थी। ये देख मेरा नया वीडियो गेम, तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी नई हेयर क्लिप है जो तुम्हारे वीडियो गेम से बहुत सुंदर है। और नीतू, तुम्हारे पास क्या है? ये देखो, मैंने नई पेंसिल खरीदी है जो कि मुझे पूरे 1 महीने चलानी है। हाँ, तुम्हारी इतनी महंगी पेंसिल। नीतू सभी बच्चों के सामने अपनी जरूरत का दिखावा नहीं करती थी, लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में बच्चों के पास कोई भी नई चीज देखती थी तो वो अपने माता पिता से जाकर वैसे ही चीज मांगने की जिद करती थी। माँ, मुझे नया हेयर क्लिप ला दो ना। ला दूंगी बेटा। कुछ दिनों बाद, माँ, मुझे नया वीडियो गेम ला दो ना। ला दूंगी बेटा। ऐसे ही नीतू हमेशा अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा हाँ बोलकर बात टाल देती थी। तो तेरी मम्मी ने तुझे नया वीडियो गेम नहीं दिलाया ना? मुझे तो पता ही था वीडियो गेम लेना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं सिमरन, मेरी माँ ने हाँ कहा है तो वो मेरे लिए वीडियो गेम जरूर लाएंगी। तभी वहाँ अखिल आ जाता है। दोस्तों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे घर आने ही वाली थी अखिल। लेकिन क्यों? भूल गए? परसों मेरा जन्मदिन है, आओगे ना? मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बहुत महंगा और बहुत सुंदर गोल्डन लहंगा खरीदा है। क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। नीतू, तुम भी आ रही हो ना? हाँ, मैंने नीतू को भी बुलाया है। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने जन्मदिन वाले दिन मैं इतनी सुंदर लगने वाली हूँ कि अखिल की नजर मुझ पर से हटेगी ही नहीं। फिर वो नीतू क्या चीज है? वहाँ अपने घर नीतू सोच रही थी, मेरे पास तो सुंदर लहंगा ही नहीं है, मैं क्या पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? ये सोचती हुई नीतू अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे सिमरन के जन्मदिन में जाना है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छा लहंगा नहीं है। आप मेरे लिए लहंगा ला दीजिए ना। ला दूंगी बेटा। मैं हमेशा सुनती हूँ ला दूंगी, लेकिन आप ना हेयर क्लिप दिलाती हो ना वीडियो गेम, और आप लोग मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। बेटी, मजदूरी से इतने पैसे नहीं मिल पाते कि हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। माफ करना। आप दोनों अच्छे माता पिता नहीं हो। ये बोलकर नीतू अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता को नीतू की भावनाएं महसूस हो रही थी। मेरी बच्ची को हम कुछ भी नहीं दे पाते, मैं अपने हाथों से अपनी बच्ची के लिए एक लहंगा बनाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ पूरी रात बैठकर नीतू के लिए एक सुंदर सी लहंगा बनाती है, लेकिन वो लहंगा बहुत सारे कपड़ों को जोड़कर बनाई हुई थी। ये उसे ज्यादा पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत दुख है कि हम अपनी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर ये लहंगा रख देती हूँ। उसके बाद रात को ही उसकी माँ दबे पांव जाकर नीतू के कमरे में लहंगा रख देती है। उस समय नीतू जगी हुई थी, लेकिन वो अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही थी।
अपनी माँ के जाने के बाद नीतू फौरन उठकर वो लहंगा देखती है। क्या मैं ये गंदा सा लहंगा पहनकर सिमरन के जन्मदिन में जाऊंगी? लेकिन माँ ने बहुत मेहनत से इस लहंगे को अपने हाथों से बनाया है। नीतू उस लहंगा को देखकर खुश नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की बनाई हुई लहंगा की कद्र करती थी, इसलिए वो लहंगा को अपने सिरहाने रखकर सिसक कर सो जाती है। उसी रात परी लोक से एक परी पृथ्वी लोक की सैर करने निकली थी। वो परी नीतू के बारे में सब जानती थी। ये बच्ची कितनी मासूम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो परी नीतू की माँ की बनाई हुई लहंगा को गोल्डन लहंगा में बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीतू दुखी मन से उठती है और दुखी मन से अपनी माँ की बनाई हुई लहंगे को देखती है, लेकिन लहंगा देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा अब एक गोल्डन लहंगे में बदल चुका था। नीतू जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता वहाँ आते हैं और वो दोनों भी नीतू के हाथ में गोल्डन लहंगा देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ, मुझे लगता है कि मैंने कल नींद में इस गोल्डन लहंगा को किसी और रूप में देख लिया होगा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप दोनों मेरे लिए इतना सुंदर गोल्डन लहंगा लेकर आए। मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसके माता पिता दोनों ही उस गोल्डन लहंगे को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो कोई और ही लहंगा वहाँ रखा था। लेकिन सुबह उठने के बाद वो लहंगा गोल्डन लहंगे में बदल गया। अपनी बेटी की खुशी देखकर उसके माता पिता ने अपनी बेटी का ये वहम नहीं तोड़ा कि वो गोल्डन लहंगा उसके माता पिता उसके लिए नहीं लाए। बस वो अपनी बेटी की खुशी देखकर ही खुश हो गए। उसके बाद नीतू वो गोल्डन लहंगा पहनकर सिमरन के बर्थडे पार्टी में जाती है। नीतू जैसे ही सिमरन के बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, सभी की नजर नीतू पर ही टिकी होती है, क्योंकि नीतू बहुत सुंदर लग रही थी। अखिल भी नीतू को देखकर बिखर जाता है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो नीतू। ये गोल्डन लहंगा तुम पर बहुत जच रही है। मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो नीतू को कहती है, कहाँ से मांग कर लाए तुम्हारे माता पिता ये गोल्डन लहंगा? क्योंकि इतना महंगा गोल्डन लहंगा तुम लोगों की खरीदने की औकात नहीं है। तुम बहुत बुरी हो सिमरन, तुम्हें कैसे कह सकती हो? ये बोलती हुई नीतू रोती हुई अपने घर चली जाती है और नीतू को मनाने के लिए अखिल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये सब देखकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बर्थडे पार्टी में आए हुए सभी लोगों को भगा देती है। नीतू रुक जाओ, मत रो। अगर आज मेरे माता पिता का भी अपना व्यापार होता तो हम भी गरीब नहीं होते, हम भी बहुत अमीर होते। फिर मुझे सिमरन के ताने सुनने की जरूरत नहीं होती। तुम जैसी भी हो ठीक हो, अब चुप हो जाओ। उसके बाद नीतू अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद नीतू देखती है कि उसके घर में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। पिताजी, इतने सारे खिलौने हमारे घर में कहाँ से आए? बेटी, मैं सड़क पर चल रहा था और चलते चलते मुझे सड़क पर पड़ा हुआ एक लॉटरी का टिकट मिल गया और भाग्य से उस टिकट पर मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए मिले। उसके बाद मैंने ही तुम्हारे पिता को कहा कि हमें किसी चीज का व्यापार शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे कर ही इंसान आगे बढ़ता है। नीतू मन में सोचती है, लगता है ये गोल्डन लहंगा जादुई है, क्योंकि मैंने आधे समय अखिल से कहा था कि मेरे माता पिता का भी कोई व्यापार होता। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मेरे प्यारे गोल्डन लहंगे। उसके बाद से नीतू के पिता अब मजदूरी छोड़कर अपने खिलौनों की दुकान चलाने लगे। धीरे धीरे कर नीतू के पिता खिलौनों के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। अब उनका जीवन पहले से काफी अच्छा हो गया। मरी हुई माँ की जादुई लिपस्टिक। एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती थी। लक्ष्मी दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी थी। लक्ष्मी के पिता मनोहर ने अपनी पहली पत्नी सुनीता के गुजर जाने के बाद कमला नाम की औरत से दूसरी शादी की। कुछ समय तक तो कमला ने लक्ष्मी को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार और देखभाल किया। 1 साल बाद कमला ने एक बच्चे को जन्म दिया। कमला ने अपनी बच्चे का नाम रखा परी। परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी
थी। कमला अब सारा दिन भर अपनी बेटी परी के साथ समय बिताती। उसने लक्ष्मी पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो मनोहर के पीठ पीछे लक्ष्मी से बहुत ही बुरा व्यवहार करती। लक्ष्मी अपनी सौतेली माँ कमला के डर की वजह से अपने पिता मनोहर को कुछ न कह पाती। ऐसे ही समय बीत रहा था। लक्ष्मी और परी अब दोनों बड़ी हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोग लक्ष्मी के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन लक्ष्मी को उन लोगों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। पर जब लक्ष्मी की सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन परी उसे ताने देती, भला बुरा कहती, तो उसे बहुत दुख होता और वो अपनी मरी हुई माँ को याद कर रोने लगती। एक दिन की बात है, लक्ष्मी अपनी सौतेली बहन परी के मेकअप बॉक्स से गुलाबी रंग की लिपस्टिक अपने होठों पर लगा रही थी। तभी वहाँ परी आई और उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी ब्रांडेड लिपस्टिक अपने होठों पर लगाने की? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। काली भैंस, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? जब देखो मेरे सामान को हाथ लगाती रहती है। मुझे अलग अलग रंग के लिपस्टिक होठों पर लगाने का बहुत शौक है, पर मेरे पास एक भी लिपस्टिक नहीं है। पर तुम्हारे पास तो इतनी सारी लिपस्टिक है, अगर मैंने इनमें से एक लिपस्टिक लगा ली तो क्या हो गया? माँ तो तुम्हें वैसे भी हर हफ्ते नई नई ड्रेस और मेकअप का सामान खरीद कर देती है, लेकिन मेरे लिए ना तो कोई चीज लाती है और न ही मुझसे प्यार करती है। हाँ, लगता है तू भूल गई, वो मेरी माँ है, तेरी नहीं। माँ भला तुझे क्यों प्यार करेगी? बोल माँ, जल्दी इधर आओ। कहाँ हो तुम? देखो आज इस काली ने क्या किया। परी के चिल्लाने की आवाज सुन कमरे में आराम कर रही कमला भुनभुनाते हुए बाहर आई और बोली, अरे क्या हुआ? अब क्या कर दिया इस कलमुही ने? देखो ना माँ, इसने मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक खराब कर दी। आईने के सामने खड़ी होकर महारानी जी मेरी लिपस्टिक लगा रही थी। क्यों रे करमजली, तुझे बड़ा शौक है ना अपने काले होठों पर लिपस्टिक लगाने का? चल तेरी ख्वाहिश आज मैं पूरी करती हूँ। जब देखो आईने के सामने खड़ी हो जाती है। आज मैं तेरी वो मरम्मत करूँगी कि तू सपने में भी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने का भूल नहीं करेगी। माँ, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। इतनी सी बात के लिए मुझे क्यों मार रही है? बस जरा सी लिपस्टिक ही तो अपने होठों पर लगाई थी। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। हाँ? ये कहते हुए कमला लक्ष्मी की डंडे से पिटाई करने लगी। बेचारी लक्ष्मी दर्द से करहाने लगी। रोना धोना बंद कर, चल अब जा यहाँ से अपनी काली शक्ल लेकर। हाँ? लक्ष्मी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बेचारी लक्ष्मी ऐसे ही आए दिन सौतेली माँ और बहन के जुल्मों सितम सहकर जी रही थी। फिर एक सुबह, कहाँ मर गई करमजली? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ। लक्ष्मी रसोई में काम कर रही थी। काम छोड़कर बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ माँ? हम आज मसूरी घूमने जा रहे हैं। क्या सच में माँ? क्या मैं भी आपके साथ चलूंगी? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तू घर पर रहकर घर की रखवाली करेगी, समझी? अब जल्दी से जाकर मेरे और परी बिटिया के कपड़ों को प्रेस कर दे। हमें जाने की तैयारी भी करनी है, जब तक मैं बाकी की तैयारियां करती हूँ। पर माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेले घर में क्या करूँगी? मेरे पास फालतू पैसे नहीं है तुझे अपने साथ ले जाने के लिए। हाँ, अब जितना कहा है उतना काम कर, जा यहाँ से। आधे घंटे में सारे कपड़ों में प्रेस हो जानी चाहिए, समझी? बेचारी लक्ष्मी उदास मन से कपड़ों में प्रेस करने लगी। तभी अचानक उसे याद आया कि रसोई में दूध गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा रखा था। गर्म प्रेस को कपड़े के ऊपर छोड़ लक्ष्मी भागी भागी रसोई में गई। शुक्र है दूध उबला नहीं, वरना आज मैं मेरी चटनी बना देती। चलो फटाफट से बाकी के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद 1 घंटा कमरे में जाकर आराम कर लूंगी। सुबह से अकेले काम करते करते बहुत थक गई हूँ। ऐसा सोचकर लक्ष्मी फौरन कपड़े प्रेस करने जैसे ही कमरे में पहुँची तो उसे जलने की बदबू आने लगी। अरे, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? तभी लक्ष्मी का ध्यान प्रेस की ओर गया। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने माँ की साड़ी जला दी। अब माँ तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, क्या करूँ? ये कहते हुए लक्ष्मी बुरी तरह डर गई। इतने में सौतेली माँ कमला वहाँ आई और अपनी जली हुई साड़ी देखकर तिलमिलाते हुए बोली, सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। मुझे पता है तूने ये सब जानबूझकर किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। क्या कहा? तुझे माफ कर दूं? आज मैं तेरा वो हश्र करूंगी तू जिंदगी भर याद रखेगी। जल्दी से अपना हाथ आगे कर, आज मैं इसी प्रेस से तेरा हाथ जला दूंगी। नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कमला ने लक्ष्मी की एक न सुनी और गरम प्रेस से लक्ष्मी के हाथ जला दिए। अब तुझसे आइंदा कोई गलती नहीं होगी। हाँ, अपना मनहूस शक्ल लेकर दूर हो जा और घर के बाकी काम निपटा ले। परी बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देरी हो रही है। मैं भी जल्दी से सामान पैक कर लेती हूँ।
इतना बोलकर कमला मसूरी जाने के लिए सामान पैक करने लगी। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी के हाथों में बहुत जलन हो रही थी, फिर भी वो रसोई में रोते हुए बर्तन धोने लगी। कुछ देर बाद कमला अपनी बेटी परी को लेकर मसूरी जाने के लिए निकलते हुए लक्ष्मी से बोली, सुन मनहूस, हम 4-5 दिन में वापस लौट आएंगे। हमारे पीछे घर का अच्छे से ध्यान रखना। घर का एक भी सामान इधर का उधर नहीं होना चाहिए, समझी? ये कहते हुए कमला अपनी बेटी परी के साथ वहाँ से चली गई। इधर लक्ष्मी के हाथों में बहुत जलन हो रहा था। वो अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर के सामने खूब रोती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, मेरे पास लौट आओ। सौतीली माँ मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती है। मेरे हाथों में बहुत जलन हो रहा है। ये कहते हुए लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। तभी लक्ष्मी की माँ सुमन की तस्वीर में से आवाज आई, रो मत लक्ष्मी बेटी। माँ की आवाज सुनते ही लक्ष्मी हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, माँ, आप कहाँ हो? माँ, आप आ गई, लेकिन अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं दिखाई नहीं दूंगी लक्ष्मी बेटी। मैं मरकर आत्मा बन गई हूँ। भगवान से कुछ मिनट की अनुमति लेकर तुझसे मिलने आई हूँ। अब तुम्हें उस जालिम औरत की जुल्म और सहने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। साथ ही तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये साधारण लिपस्टिक नहीं बल्कि एक जादुई लिपस्टिक है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इतना ही नहीं, इस जादुई लिपस्टिक को तुम्हारे सिवा कोई और दूसरा हाथ नहीं लगा पाएगा। क्या सच में माँ? हाँ बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सदा खुश रहना। मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। लक्ष्मी बेटी, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। इतना बोलकर लक्ष्मी की माँ की आत्मा गायब हो गई। लक्ष्मी ने जैसे ही जादू लिपस्टिक अपने होठों पर लगाया, उसका रंग रूप बिल्कुल बदल गया। वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। साथ ही उसके जले हुए हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गए। ये देख लक्ष्मी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। लक्ष्मी की सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन परी जब घर वापस लौटी तो लक्ष्मी का बदला हुआ रूप देखकर दोनों चौंक गई। माँ, देखो तो काली बंदरिया सुंदर कैसे हो गई। क्यों रे करमजली, हमारे जाते ही लगता है तूने कोई जादू टोना सीख लिया है। जल्दी बता, तू इतनी जल्दी सुंदर कैसे हो गई? माँ, ये सब मेरी माँ की जादू लिपस्टिक का कमाल है। ये कहते हुए लक्ष्मी ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुन कमला मुँह बनाते हुए बोली, हाँ, तू सुंदर तो हो गई, लेकिन तू कभी भी मेरी बेटी की बराबरी नहीं कर पाएगी। माँ, मुझे भी जादुई लिपस्टिक चाहिए। क्या करोगी तुम जादुई लिपस्टिक लेकर? तुम तो पहले से ही इतनी ज्यादा सुंदर हो। लेकिन परी जादू लिपस्टिक की जिद करने लगी और जबरदस्ती लक्ष्मी से जादू लिपस्टिक छीनने की जैसे ही कोशिश की, इतने में जादू लिपस्टिक के जादू से परी दूर जा गिरी। मेरी कमर! माँ, मुझे दर्द हो रहा है। तभी लक्ष्मी बोली, परी, ये जादू लिपस्टिक मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता, इसलिए आगे से लिपस्टिक को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं जादुई लिपस्टिक लेकर ही रहूंगी। परी बेटी, चलो अपने कमरे में। वैसे भी तुम पहले से ही इतनी सुंदर हो। जादुई लिपस्टिक का लालच छोड़ो। मैं तुम्हें कल महंगी महंगी लिपस्टिक खरीद कर ला दूंगी। इस करमजली की सड़ी हुई लिपस्टिक लेकर क्या करोगी? देख नहीं रही, तूने जैसे ही लिपस्टिक को हाथ लगाया तो दूर जा गिरी। अगर अब दोबारा उसे छूने की कोशिश करेगी तो पता नहीं क्या होगा। इसने कहीं से काला जादू सीख रखा है। चल यहाँ से। ये कहते हुए कमला अपनी बेटी परी का हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे में ले गई। लेकिन परी मन ही मन ईर्ष्या से जलने लगी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक शाम कमला के सीने में अचानक दर्द उठा। वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी बेटी परी को आवाज लगाया, परी बेटा, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, मैंने अभी अभी चेहरे में इतना महंगा फेस पैक लगा रखा है। मैं आपको हॉस्पिटल लेकर अभी नहीं जा सकती। आधा घंटा वेट करना होगा आपको। क्या? मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और तू मुझसे ऐसे बात कर रही है? मैंने बचपन से लेकर आज तक तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरी जान खतरे में है तो तेरे पास मुझे हॉस्पिटल तक ले जाने का समय नहीं। अरे माँ, मामूली सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। मैं ज्यादा तुमसे बात नहीं कर सकती, नहीं तो मेरा फेस पैक खराब हो जाएगा। ये कहते हुए परी अपने कमरे में चली गई। लेकिन कमला की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। ये देख लक्ष्मी जादू लिपस्टिक की मदद से कमला को फौरन हॉस्पिटल ले गई। सही समय पर इलाज मिलने की वजह से कमला की जान बच गई। जब कमला ने आंखें खोली और अपने सामने लक्ष्मी को देखा तो बोली,
लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तूने मेरी जान बचाई। हो सके तो अपनी सौतेली माँ को माफ कर देना। जिस बेटी को मैंने पलकों पर बिठाकर पाल पोस कर बड़ा किया, उसने मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और जिस पर मैंने इतने अत्याचार किए, वही मुसीबत में मेरे साथ खड़ी है। ये कहते हुए कमला हाथ जोड़कर लक्ष्मी से माफी मांगने लगी। माँ बेटी से माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। आप मुझसे माफी मत मांगो, मुझे बस माँ का प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं बचपन से तरसती आ रही हूँ। ये कहते हुए लक्ष्मी रोते हुए सौतेली माँ कमला के गले लग गई। अब सब कुछ ठीक हो गया। कमला लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। वहीं धीरे धीरे परी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। परी ने भी माँ कमला और लक्ष्मी से अपने किए की माफी मांगी। इस तरह जादू लिपस्टिक की मदद से लक्ष्मी अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी।